हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम ही ग्रीन रेवोल्यूशन है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या थे, किस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, मैंने उसी हिसाब से ये वीडियो अटेम्प्ट की हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या था। Green revolution implies large increase in the agricultural production which is the result of new agricultural strategy। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस था उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। इट मींस ए marked improvement in the agriculture production and B sustenance of higher level of agriculture production over a fairly longer period of time। तो सिंपल वर्ड्स में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना और लगातार इसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को लगातार मेंटेन करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। ठीक है, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट टुक प्लेस इन 1967-68 वर मोर स्पेक्टेकुलर एंड रेडिकल देन द चेंजेस ड्यूरिंग द प्रीवियस 16 years ऑफ प्लानिंग। तो जो 1960s में जब फोर्ड फाउंडेशन आई और उसने रिकमेंडेशंस दी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगी, तो तब से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का जो काम है वो किया गया। ठीक है, दो फेजेस में ये ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। फर्स्ट फेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट इलाकों में ही ये लॉन्च किया गया था और सेकेंड फेज में पूरे कंट्री में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑल दिस इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सारा जो प्रोसेस है ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है। और ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से पहले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफी कम थी और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन जो कि फादर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, फॉर हिज रोल इन इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो अच्छी नस्ल के जो बीज है उनको लॉन्च करने में जो स्वामीनाथन है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और है भी। ठीक है, in short, Green Revolution means significant increase in agriculture production in the 60s, consequent upon the adoption of new agricultural strategy and use of high yielding variety seeds and chemical fertilizers। तो सिंपल वर्ड्स में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज आना, काफी ज्यादा इंक्रीज आना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और आप ये भी लिख सकते हो प्रोडक्टिविटी में भी, जो 1960s में आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि हमने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। ठीक है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। और जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, अच्छे जो बीज है उनकी नस्ल को इस्तेमाल करके जो हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, सिंपल वर्ड्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को जो 1960s में बढ़ाया गया उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब आ जाते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या हैं। ठीक है, किस वजह से आया था, कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन में हल्का सा लिखेंगे, मेनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, चीफ अमंग देम आर एज अंडर। तो कई फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो सम ऑफ द फैक्टर्स हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, मतलब HYV सीड्स। ठीक है, in order to increase the agricultural production in India, use of high yielding variety seeds is very significant। तो high yielding variety seeds को इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन में, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1966 स्पेशली ऑन 5 क्रॉप्स, नेमली व्हीट, राइस, बाजरा, मेज एंड ज्वार। तो शुरुआती तौर पे 1966 में सिर्फ 5 क्रॉप्स में ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए, व्हीट, राइस, बाजरा, maize and jowar। High yielding variety seeds of wheat are Sona PB18 and Kalyan, of Bajra HV1, of maize Ganga 101 and Ranjit, of Jowar CSH2 and of rice IR etc। तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं इन पांचों के पांचों क्रॉप्स की उसके कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ये नाम लिखेंगे तो पेपर में टीचर को इंप्रेशन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 99% टीचर किसान तो है नहीं, तो उनको पता भी नहीं है। तो अगर आप ये नाम लिख देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ने कितना डिटेल में स्टडी की है। दीज सीड्स वर इवॉल्व्ड बाय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो
एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वर्ल्ड में रिनाउंड है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको उनका भी लिंक चाहिए होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे, ठीक है। हु वॉन नोबेल प्राइज इन 1970। तो ये जो सीड्स हैं वो उन्होंने इवॉल्व किए थे और उनको नोबेल प्राइज 1970 में मिला था। इन इंडिया दी सीड्स वर फर्स्ट यूज्ड इन द एरियाज अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके अंडर ये लॉन्च किए गए थे कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई करके बताया गया कि यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि अच्छा रहेगा, अगर अच्छा रहेगा तो फिर पूरे इंडिया में इसको लॉन्च कर देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ दीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर हेक्टेयर यील्ड हैज इंक्रीज्ड वेरी मच। तो पर एकड़ जो माल बन रहा था वो काफी ज्यादा हो गया, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ द व्हीट हैज इंक्रीज फ्रॉम 8.5 क्विंटल्स पर हेक्टेयर टू अबाउट 34 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो पहले 8.5 क्विंटल्स व्हीट बन रही थी एक हेक्टेयर में, अब 34 क्विंटल्स हेक्टेयर में बन रही है व्हीट। तो पहले से तो तकरीबन तकरीबन 4 टाइम्स के करीब हो गया। Similarly, per hectare yield of rice also increased to about 36 quintals and that of maize of about 30 quintals. तो ऐसे राइस की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो 36 क्विंटल्स पर हेक्टेयर हो गई और जो मेज है उसकी क्वालिटी उसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो 30 क्विंटल्स पर हेक्टेयर हो गई। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैज हेल्प्ड अ लॉट इन एक्सपीडिटिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे पॉइंट में ये बताया गया है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो गई। सेकंड पॉइंट आ जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल पहले तो बहुत ना के बराबर होता था इंडिया में, तो जब से इसका इस्तेमाल होने लगा तो प्रोडक्टिविटी उससे भी बढ़ गई, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों। इन 1967-68 केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 11 लाख टन वर यूज। तो 11 लाख टन जो फर्टिलाइजर है वो यूज किया गया। बाय 2019-2020 देयर यूज इंक्रीज टू 293.69 लाख टन। तो पहले कहाँ 11 लाख टन हो रहा था और अब 293.69 लाख टन, कितने गुना खुद सोचो जो इसका यूज है वो बढ़ गया। ये डाटा 2019-2020 का है, अगर आपके पास लेटेस्ट डाटा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। पर हेक्टेयर कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज ऑल्सो इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो पर एकड़ में जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी काफी इंक्रीज आया। इन 1960-61 पर हेक्टेयर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर वाज 19 केजी। एक एकड़ में सिर्फ 19 केजी फर्टिलाइजर यूज किया जाता था, विच इंक्रीज टू 158 केजी इन 2018-19। तो कहाँ पहले 19 केजी यूज किया जाता था और अब 158 केजी फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। मगर लेटेस्ट जो स्टडी है वो ये कहती है भाई इतना फर्टिलाइजर ना यूज करो, कहीं कैंसर कुंसर ही ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम जो ग्रीन फार्मिंग है उसकी तरफ चल पड़े हैं, जो कि ये कहती है कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो बाकी के जो केमिकल्स हैं वो ना छिड़के जाएं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज। अब एग्रीकल्चर करना है तो पानी तो चाहिए ही, तो पानी की फैसिलिटीज बढ़ाई गई, कैनाल्स वगैरह बनाए गए, हैंड पंप्स वगैरह लगाए गए, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ी। एक्सटेंशन ऑफ द एरिया अंडर इरिगेशन हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन टू अ ग्रेट डील। तो हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया, मतलब एरिया अंडर इरिगेशन, सॉरी कल्टीवेशन बोल गया मैं, एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाया ताकि ज्यादा पानी दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, कैनाल्स बनाए ताकि जितना पानी दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा किसानों को पानी मिलेगा और वो अपनी फसल उगाएंगे। In 1965-66, 320 lakh hectares of land was under irrigation। तो 65-66 का डाटा है कि 320 लाख हेक्टेयर्स को कवर किया जाता था इरिगेशन के अंडर, जो कि बढ़ के मार्च 2016 में 966 लाख हेक्टेयर्स हो गया, विच वॉज अबाउट 49% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया वॉज अंडर द इरिगेशन। तो तकरीबन जितना भी एरिया अंडर इरिगेशन है उसमें से 49% एरिया कवर कर लिया और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। इन 2015-16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज बीन लॉन्च्ड टू बूस्ट इरिगेशन पोटेंशियल इन द कंट्री। तो 2015-16 में बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है लॉन्च की, जिसकी वजह से कैनाल्स और ज्यादा बनाए गए और पानी दूर दूर तक पहुंचाया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में काफी तेजी से इंक्रीज आया। थैंक्स टू प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मोर देन वन क्रॉप इज बीइंग सोन इन वन फार्म इन अ ईयर।
तो एक फार्म में एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाई जा सकती हैं, क्योंकि अब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करने लग गए हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी मिल गई हैं और मोर ओवर फर्टिलाइजर्स भी अवेलेबल हैं। Immediately after harvesting of wheat in April, crop like moong etc. is sown, which matures within 2 months, and thereafter rice and sugarcane can be sown. तो सिंपल वर्ड्स में व्हीट भी उगा ली, मूंग की दाल भी उगा ली और शुगर केन भी लगा दी साइड पे, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल क्रॉप्स ले लेते हैं, ठीक है, कई फार्मर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है कई गुना बढ़ गई। The program of multiple cropping was launched in 1967-68. In 2014-15, multiple cropping program was extended over 60 million hectares of land. तो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग का जो तरीका है ये 60 मिलियन हेक्टेयर पे इस्तेमाल किया गया, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी। अब पुराने ज़माने के हल से काम करेंगे या फिर पुराने तरीके से फसल को काटेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, तो मशीनरी का इस्तेमाल करके ये काम काफ़ी घंटों में किया जा सकता है, कुछ घंटों में ही किया जा सकता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, पंपिंग सेट्स एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच। तो ये जो नई एग्रीकल्चर मशीनरी है, ट्रैक्टर ट्रुक्टर, हार्वेस्टर, पंपिंग सेट्स वगैरह, इनका जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ मशीनरी हैज़ मेड द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। तो जितना ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है और जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो भी हम कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काम जल्दी हो जाता है। 17 एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स टू मेक चीप एंड गुड मशीनरी अवेलेबल टू द फार्मर्स। तो 17 एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस बनाई गई हैं हर स्टेट्स में, तकरीबन डिफरेंट स्टेट्स में, हर स्टेट में तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टेट 17 से ज़्यादा है, तो डिफरेंट स्टेट्स में बनाई गई हैं ताकि जो फार्मर है उसको चीप एंड गुड क्वालिटी मशीनें अवेलेबल हो सके। Besides, agro service centers have also been set up in many states to give tractors etc. on lease to the farmers. तो कई सेंटर्स बनाए गए हैं जो फार्मर्स को लीज पे ये जो ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स वगैरह वो लीज पे देते हैं, जो वो खुद नहीं खरीद पाते, वो किराए पे ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर फसल काटने के लिए वो इस्तेमाल कर लेंगे और बाद में वापस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर्स हैव बीन गेटिंग मोर क्रेडिट फैसिलिटीज। तो किसानों को जो है, जो एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनसे सस्ते रेटों पे लोन्स अवेलेबल करवाए गए, ठीक है। प्रीवियसली फार्मर्स यूज्ड टू गेट 90% ऑफ देयर लोन्स फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पुराने टाइम में जो एग्रीकल्चर करते थे फार्मर्स, वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोकल मनी लेंडर से लोन लेते थे, बट उस सिस्टम को ख़त्म किया गया और मतलब सरकार ने विलेजेस में जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह खोले, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोले जो सस्ते रेटों पे लोन दे देते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ देयर क्रेडिट नीड्स आर फुलफिल्ड बाय एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन्स अवेलेबल करवाए। With the nationalization of commercial banks in 1969, there has been an appreciable increase in the credit made available to the farmers. तो जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुई हमारे कंट्री में 1969 में, उसके बाद फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा जो सस्ते रेटों पे लोन्स प्रोवाइड कराए गए। इन 1969-70 कमर्शियल बैंक्स गेव रुपीज 183 करोड़ एज क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स। तो थोड़ा डाटा है कि उस टाइम पे कितना लोन दिया, ठीक है। इन ईयर 2019-20 cooperative banks provided credit to agriculture sector amounting to 1,49,694 करोड़। मतलब सिंपल वर्ड्स में 1.5 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड कराया गया। कमर्शियल बैंक्स ने कितना प्रोवाइड कराया? 10,61,2015 करोड़। एंड द रीजनल रूरल बैंक्स जो थे उन्होंने 1,62,857 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराया। तो कहने की बात यह है कि ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चर को सस्ते रेटों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। Thus, total institutional credit provided to agricultural sector in year 2019-2020 was 13,73,766 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। Of it, the share of commercial banks was 77.2%। तो जो 77.2% लोन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया है अगर हम टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें। This cheap credit was has helped the farmers to use improved seeds, fertilizers, pesticides, agricultural equipment
माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो सिंपल वर्ड्स में किसानों को सस्ते रेटों पे लोन्स प्रोवाइड करवाए गए, जिसकी वजह से उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद ली या इस्तेमाल कर ली और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सेवंथ पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चरल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस इंडिपेंडेंस विग्रस रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज बीन डूइंग वंडरफुल जॉब। तो इस रिसर्च को करवाने में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का काफी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इन 1966 द काउंसिल वाज रीऑर्गेनाइज्ड। दिस वेरी ईयर 3 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज वर सेट अप एट असम, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो उस टाइम पे 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी सेटअप की गई। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैज सिंस गॉन अप टू 71। तो तब से लेकर अब तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज 71 हो गई हैं। तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मेरे पास पटियाला पड़ता है, तो पटियाला में भी एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैव बीन सेट अप by various state governments। तो फिर से वही बात है, these institutions conduct research in respect of new seeds, new methods of cultivation, protection of plants against pests etc। तो ये यूनिवर्सिटीज टाइम टू टाइम रिसर्च कंडक्ट कराती हैं, जिसकी वजह से नए नए सीड्स जो हैं वो इन्वेंट हो पाते हैं और नए मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन और प्लांट को किस किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, वो सारे मेथड्स को, नई नई चीज़ों को कंडक्ट करवा के, रिसर्च करके उनके ऊपर उनको फार्मर्स के सामने लेके आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है प्लांट प्रोटेक्शन, 8th पॉइंट। इन इंडिया प्रीवियसली देयर वाज नो स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट डिजीजेस। तो जब भी किसी प्लांट को कोई डिजीज, कोई बीमारी लग जाती थी तो उसको प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता था। इट यूज्ड टू रिजल्ट इन लार्ज स्केल डैमेज ऑफ क्रॉप्स, जिसकी वजह से क्रॉप्स में डैमेज हो जाता था और किसान को नुकसान होता था। बट नाउ द क्रॉप्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पेस्ट्स एंड डिजीजेस इन अ बिग वे। तो अब सिस्टम बदल गया है। अब हम जो भी हमारी जो क्रॉप है, अगर उसको कोई बीमारी लग जाए या पेस्ट लग जाए, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम मार सकते हैं। उस कीड़ा लग जाए तो उसको भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रेजेंटली देयर आर 3 स्कीम्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, नेमली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, लोकस्ट सर्वेलेंस एंड कंट्रोल, एंड जो तीसरी है वो है प्लांट एंड सीड क्वारंटाइन। तो ये 3 स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, जिससे प्लांट को बचाया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो कमीशनड इनटू सर्विस फॉर दिस पर्पस। कई जगह पे अगर फार्म बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा फार्म है, वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लेन्स आते हैं ग्लाइडर टाइप, उनमें जो है क्या कहते हैं, इस टाइप का इंतजाम करके उनसे भी छिड़काव किया जाता है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेटअप अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। सरकार ने भी एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। द डायरेक्टोरेट हैज सेट अप प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स एट मेनी प्लेसेस। तो उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वेरियस प्लेसेस पे, वेरियस स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले हुए हैं। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेंट्रल एंड रीजनल पेस्टिसाइड्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर बेटर प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये बताया हुआ कि गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, खोले हुए हैं, जिससे कि प्लांट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग फैसिलिटीज। मार्केटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसान ने जो माल बनाया वो मार्केट में जाके जब तक बेचेगा नहीं, उसको प्रॉफिट कैसे आएगा। तो सरकार ने कई फैसिलिटीज दी, जिससे मार्केटिंग सिस्टम पहले से बेटर हो गया। प्रीवियसली farmers used to sell their produce in unregulated mandis where they could not get the remunerative prices। तो पहले क्या होता था, मंडीज में जो अनरेगुलेटेड मंडीज है वहां माल बेचना पड़ता था और वहां पे उनको अपने जो अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पाते थे। दिस सर्व्ड एज अ डिसइंसेंटिव टू देम एंड दे फेल टू स्पेंड मच मनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब उनको अपने उनके मर्जी के प्राइस नहीं मिल रहे, तो ये एग्रीकल्चर के लिए डिसइंसेंटिव हो जाता था और वो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं कर पाते थे। However, there is a lot of improvement in the marketing of agriculture produce these days। तो आजकल तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पहले से बहुत अच्छी होगी। The number of regulated agricultural markets is 7320 at present। तो at present तो 7000 समथिंग है। ठीक है, farmers now avail the facilities of warehousing and cold storage। तो farmers को अब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, वेयर हाउसेस भी अवेलेबल है। ठीक है, सो नॉट only their storage या storing capacity has enhanced but their income too has increased। तो फार्मर्स की जो पहले इनकम होती थी उससे तो काफी गुना बढ़ गई है। अब ये क्या जो बढ़ी हुई इनकम है ये उनके लिए सफिशिएंट है, ये भी एक क्वेश्चन है। समझ गई बात। तो उनकी जो इनकम है वो पहले से तो काफी बढ़ गई है, मगर जितनी चाहिए उतनी अभी फिलहाल नहीं आई है। They are now
in a position to spend more resources on the development of agriculture. तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के ऊपर वो पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा एग्रीकल्चर को बेटर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10th पॉइंट आ जाता है प्राइस इंसेंटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मेक्स द फार्मर्स एप्रीहेंसिव ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस। तो अगर उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रोडक्शन कर ली तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उनको एक डर सताएगा कि कहीं मार्केट में प्राइस ना गिर जाए। टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट एनी सच फियर ऑफ फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, गवर्नमेंट हैज had appointed agricultural costs and price commission। तो उनके इस डर को खत्म करने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो है वो अपॉइंट की, जो देखेगी कि कितना कितना उनकी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के हल्का सा ऊपर प्राइस फिक्स कर देगी ताकि उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। द कमीशन डिटर्मिन्स द मिनिमम प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो ये कमीशन का वही काम है कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उसका मिनिमम प्राइस डिक्लेयर करना कि इतने प्राइस तो मिलना ही चाहिए किसान को। गवर्नमेंट बाइज क्रॉप्स एट दिस प्राइस थ्रू द एजेंसी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सिमिलर अदर कॉर्पोरेशंस। तो जो भी सरकार जो डिक्लेयर करती है कि मिनिमम इतना प्राइस मिलना ही चाहिए उसको एमएसपी कहा जाता है, और सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशंस के थ्रू, जो सरकारी हैं उनके थ्रू किसान से वो प्राइस पे सामान खरीद लेती है। पॉलिसी ऑफ मिनिमम प्राइसेस एज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट एनकरेजेस द फार्मर्स टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन। तो फार्मर्स के लिए ये एनकरेजमेंट होती है कि सरकार ने ये जो प्राइस डिक्लेयर कर दिया है ये तो काफी ठीक है, तो अगर मेरा मार्केट में माल उस रेट पे नहीं बिका तो मैं सरकार को ही बेच दूंगा, तो इससे फार्मर को एनकरेजमेंट मिलती है। नेक्स्ट 11th पॉइंट आ जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। विलेजेस में जब बिजली पहुंचाई तो उससे भी कई गुना प्रोडक्शन में इंक्रीज आया, क्योंकि पंप्स वगैरह यूज कर सकते हैं, हैंड पंप मतलब बिजली से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और बिजली के और भी कई जो है फायदे रहते हैं। इन ऑर्डर टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी to agricultural sector, rural electrification corporation has been set up। तो विलेजेस तक, जिसमें पंजाबी में कहते हैं पिंडों तक, जो बिजली है उसको पहुंचाने के लिए जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का सेटअप किया गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसका काम है कि विलेजेस तक ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचाना। इन 1950-51 barely 3000 villages were getting electric supply in India। तो 50-51 की बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ 3000 विलेजेस ऐसे थे जहां तक बिजली पहुंचती थी। By the end of the year 2019-2020, all villages of India were electrified। तो तकरीबन 2019-20 तक इतना सारा टाइम लग गया पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं वहां तक बिजली पहुंचाने में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मेक्स माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाइक पंपिंग सेट्स, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा फिजिबल। तो अगर बिजली होगी तो नीचे से ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकाल सकते हैं, जो छोटे मोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है वो कामयाब रहेंगे। दीज प्रोजेक्ट्स हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन वेरी मच। तो जब पानी निकालेंगे जमीन से तो प्रोडक्शन तो अपने आप ही बढ़ेगी। इन भारत निर्माण प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेटेड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेजेस। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था भारत निर्माण प्रोग्राम, जिसमें हर एक विलेज तक जो है बिजली पहुंचाई जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इज ऑल्सो डूइंग रिमार्केबल जॉब इन प्रमोटिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो एक और जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसकी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसमें भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को काफी बढ़ावा दिया गया था। इन 2015 द एक्जिस्टिंग राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हैज बीन टेकन ओवर बाय दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये जो राजीव गांधी की योजना चल रही थी उसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है शुरू कर दी। अब आपको पता है मतलब जो गवर्नमेंट आती है पावर में वो अपने नाम से शुरू कर लेती है, तीसरी गवर्नमेंट आएगी वो अपने नाम से शुरू कर लेगी, ठीक है ना। तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आर सप्लाइंग पावर टू फार्मर्स एट अ वेरी कंसेशनल रेट्स। तो सस्ते रेटों पे फार्मर्स को बिजली दी जा रही है। इवन इन केस ऑफ पावर शॉर्टेज फार्मर्स आर गिवन प्रेफरेंसेस इन द सप्लाई ऑफ पावर। अगर पावर की शॉर्टेज भी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रेफर करती हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जो बिजली है उसमें कमी ना आए। इट हैज हेल्प द फार्मर्स टू रन ट्यूबवेल्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उससे वो अपने ट्यूबवेल चला सकते हैं और पानी अपने क्रॉप्स को दे सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 12th पॉइंट, सॉइल टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम ऑफ सॉइल टेस्टिंग इन इज अनदर मेजर टेकन टू मेक ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने का ये भी तरीका था कि सॉइल को टेस्ट किया जाए, टेस्ट करके उसी के हिसाब से क्रॉप्स उगाई जाए। सॉइल ऑफ डिफरेंट रीजन्स इज टेस्टेड इन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज। तो गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं उसके अंदर जो सॉइल है वो टेस्ट किए जाएंगे। दीज टेस्ट आर मेंट फॉर नोइंग व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स
will be fit for different soils। तो चेक किया जाएगा कि किस टाइप का फर्टिलाइजर बेस्ट रहेगा और किस टाइप का जो बीज है वो इस मिट्टी के लिए सही रहेगा। दिस विल रेंडर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन मोर साइंटिफिक एंड क्रॉप्स रेलिवेंट टू द सॉइल विल बी सोन। तो जो भी क्रॉप्स रेलिवेंट होंगी उस सॉइल के लिए वही उगाई जाएंगी, जिससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको जीआईसी कहते हैं, इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स हैज स्टार्टेड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स। तो ये जो जीआईसी था, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के कोलैबोरेशन के साथ जो क्रॉप्स हैं उसको भी इंश्योर करना शुरू कर दिया ताकि फार्मर का रिस्क कम हो जाए। नाउ गवर्नमेंट हैज सेट अप अ सेपरेट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जिसको AICIL भी कहा जाता है, फॉर इंश्योरेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने भी एक अपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी खोल दी। इन क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स क्रॉप्स कैन बी इंश्योर्ड एट अ वेरी स्मॉल प्रीमियम अमाउंट। तो कुछ थोड़े बहुत पैसे लेके क्रॉप्स को इंश्योर किया जा सकता है। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स कैन गेट कंपनसेशन इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। तो अगर क्रॉप फेलियर होगा ड्यू टू बारिश हुई नहीं हुई या कोई भी अदर रीजन, आग लगी या वगैरह वगैरह, उस केस में जो फार्मर है उसको कंपनसेट किया जा सकता है। ठीक है। टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन 2016। तो सरकार ने भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि और ज्यादा लार्ज स्केल पे ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको कवर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल कंजर्वेशन। With a view to extending green revolution, program of soil conservation has been launched। तो जमीन को, सॉइल को कंजर्व करने का प्रोग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट हैज टू ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्टली टू चेक सॉइल एरोजन एंड सेकेंडली टू लेवल द अनइवन लैंड एंड मेक इट फिट फॉर कल्टीवेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मकसद थे। पहला, सॉइल एरोजन ना होने देना, ठीक है, और दूसरा दूसरा दो जो मेन मकसद था, जो अनइवन लैंड है उसको बराबर कर देना ताकि कल्टीवेशन के लायक हो जाए। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज एक्सटेंडेड। तो इसकी वजह से जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जिसको एकड़ेज भी कहा जाता है, वो काफी ज्यादा हो गया। तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के क्या असर हुए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके असर क्या पड़े। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है और ग्रीन रेवोल्यूशन किस वजह से आया। ठीक है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इफेक्ट्स और किस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन इकोनॉमी इन मेनी वेज। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडियन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर रहा, कई तरीकों से असर रहा। इट हैज प्रोवाइडेड अ न्यू बेस टू द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री दैट प्रूव्ड टू टू बी ऑफ इमेंस हेल्प। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारे कंट्री में काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल रहा। कैसे कैसे रहा? मेन इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से असर रहे? सबसे पहले इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कई गुना इंक्रीज आ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन production of many crops has increased rapidly from 1967-68 onwards। तो 1967-68 से अगर आगे देखें तो प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई। इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो अगर आप डाटा देखो तो 1950s में फूड ग्रेन जितने बन रहे थे, टोटल राइस, व्हीट और पल्सेस जितने बन रहे थे, आपको पॉज कर करके साथ साथ डाटा लिखते ना, 67-68 में इनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, मगर अब जो 2019-2020 का डाटा है, देखो कितने कितने गुना हो गए। ठीक है, 5-5 गुना से भी ज्यादा हो गए। तो कहने की बात ये है कि मतलब पल्सेस 5 गुना नहीं हुए, खैर तो ये थोड़ा सा बड़ा है, मगर ये कहाँ 64 चल रहा था तो ये तकरीबन कितने टाइम्स हो गया, खुद कैलकुलेट करके सोचो। ये 200 के राउंड चल रहा था, ये 1100 पहुंच गया। तो कहने की बात ये कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कई टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, उस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अबव डाटा shows that the production of food grains since 1967-68 has increased substantially, कि ये काफी गुना बढ़ गई है। Credit goes to spectacular increase in production credit for this spectacular increase in production goes mainly to new agricultural policy, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो मेन जो क्रेडिट है वो किसको जाएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन को। इतना सारी प्रोडक्शन का जो बढ़ना है वो किस वजह से हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। तो पहले क्या चलती थी? सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है अपने लिए उगाओ और खाओ और जो थोड़ा बहुत बचे थोड़ा बहुत मार्केट में बेचो। कैपिटलिस्ट फार्मिंग का मेन मकसद ही मार्केट में बेचना होता है। समझ की बात? गुड डील ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अप्लाई करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए एक अच्छी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फार्मर्स हु आर in possession of 4 or more hectares of land alone can spare this much of capital। जिनके पास, उन फार्मर्स के पास जिनके पास 4 एकड़ या उससे ज्यादा है, वही इतनी कैपिटल का इंतजाम कर पाए। इन इंडिया ओनली 5.3% फार्म्स आर ऑफ मोर देन 4 हेक्टेयर। सिर्फ 5.3% फार्म्स हैं जो 4 हेक्टेयर से ज्यादा है। ओनर्स ऑफ दीज फार्म्स अलोन हैव बीन एबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ऐसे ही लोग जिनके पास 4 एकड़ या 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, वही ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठा पाए, बाकियों को फायदे नहीं हो। अगर आपके पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है तो उसमें आप क्या ट्रैक्टर खरीदोगे और क्या ही काम करोगे? तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी आपके पास ज्यादा एकर्स ऑफ लैंड होना चाहिए, तभी वो जो है इकोनॉमिकल पड़ेगा ना आपके लिए। इन शॉर्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज एनकरेज द कैपिटलिस्टिक फार्मिंग इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया में जो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग है वो काफी एनकरेज होगी, और जिनके पास 4 एकड़ या 4 एकड़ से ज्यादा लैंड है, उन्होंने असली फायदा उठाया ग्रीन रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिक्वेंट अपॉन ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑन द वन हैंड यूज ऑफ मशीन्स has increased and other farming activities have also gone up। तो एक तरफ तो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर की जो अदर एक्टिविटीज है, अदर फार्म एक्टिविटीज हैं, वो भी बढ़ गई। इंक्रीजिंग यूज ऑफ मशीनरी हैज क्रिएटेड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द माइंड्स ऑफ विलेजर्स। तो जैसे जैसे मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। डिमांड फॉर लेबर हैज गॉन डाउन विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीन्स। तो जो एग्रीकल्चर लेबर है उसकी डिमांड गिर गई, क्योंकि जहां 10 बंदे काम करते थे वहां अब एक ट्रैक्टर काम करता है। हाउएवर, ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिमांड फॉर फार्म लेबर्स हैज लुक्ड अप। तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि मशीनों का इस्तेमाल करने से लेबर की डिमांड तो गिर गई, मगर क्योंकि अब हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा हो गया, इसकी वजह से भी जो लेबर की डिमांड है वो पहले से ज्यादा तो नहीं हुई मगर गिरी भी नहीं। ठीक है। लैंड ओनर्स इन द स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा फील एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर्स या लेबरर्स एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब जैसे पंजाब वगैरह है, हरियाणा है, यहाँ पे जो लेबर है, लेबर वो यूपी बिहार से सॉरी, यूपी बिहार वगैरह साइड से आती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, काम करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, तो वहां से आती है। तो अभी भी पंजाब में देखा जाए और हरियाणा में देखा जाए तो लेबर, जो एग्रीकल्चर लेबर है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है। बट ग्रेजुअली दे आर मीटिंग दिस शॉर्टेज बाय मोर यूज ऑफ मशीन्स। तो इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वो मशीन्स का इस्तेमाल उन्होंने बढ़ा दिया। हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो हुई है, और वो लोग कहाँ गए हैं? वो लोग शहरों में चले गए हैं, थोड़ा बहुत शहरों में काम करते हैं, क्योंकि शहरों में उनको जो है वेज रेट भी ज्यादा मिल जाती है। समझ की बात? तो इसको पूरा का पूरा हमने कवर करने की कोशिश की थी। जो लुइस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड लेबर सप्लाई है उसके अंदर वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंप्रूव्ड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स अमीर हो गए, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज डिसाइडेडली बीन मार्क्ड अप। तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ गई। एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन हैज बिकम अ गेनफुल ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन है वो गेनफुल ऑक्यूपेशन, प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बन गया। आजकल तो और ज्यादा ये हाल हो गया कि जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अपने फार्म्स खरीद खरीद के वहां पे एग्रीकल्चर का काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। Many professionals seem to be attracted towards it, जो कि मैंने अभी बोला था। Demand for consumer goods in the country has also increased। Consumer goods तो population ज्यादा तो डिमांड तो बढ़नी है। There is more demand for quality goods and luxuries। तो क्वालिटी गुड्स और लग्जरीज की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे किसान ज्यादा कमाएंगे तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को भी कंज्यूम करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि पंजाब वगैरह में जाएं तो, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ मुझे पता है, तो जो रिच फार्मर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके पास बड़े बड़े वो मतलब एकदम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही बहुत हाई फाई चला जाता है। समझ की बात? तो इस पॉइंट में हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की थी कि ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन किसानों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, वो अमीर हो गए। सारे तो नहीं हुए मगर पहले से बेटर हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाता है रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जो फूड ग्रेन्स पहले बाहर से मंगाने पड़ते थे वो इंडिया में ही बन जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स हैव कंसिडरेबली फॉलन डाउन इन इंडिया। अब हम बाहर से फूड ग्रेन्स बहुत कम मंगाते हैं। रिडक्शन इन फूड इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स हैज प्रॉम्प्टेड
सेल्फ रिलायंस इन इंडिया। तो इससे हम अपने पैरों पे खुद ही खड़े हो रहे हैं, मतलब डिपेंडेंस कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज डेवलप होगी क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो एग्रीकल्चर से मिल ही रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज पे भी पॉजिटिव असर पड़ा, उनकी डेवलपमेंट पे। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैव डेवलप्ड मच। तो एग्रीकल्चर को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, जैसे ट्रैक्टर की कंपनियां, जो थ्रेशर की कंपनियां वगैरह वगैरह, जो इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, उनकी प्रोडक्शन में काफी गुना इंक्रीज आया। लार्ज स्केल अब ऐसी इंडस्ट्रीज में भी इंक्रीज आया जो एग्रीकल्चर को सामान प्रोवाइड कराती है, और ऐसी इंडस्ट्रीज में भी इंक्रीज आया जो एग्रीकल्चर वाले खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो टीवी, फ्रिज, ये कार कूर ये भी तो खरीदेंगे ना। तो लार्ज स्केल और दूसरी तरफ ऐसी इंडस्ट्रीज में भी इंक्रीज आया जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती हैं, ठीक है। लार्ज स्केल यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स एटसेट्रा हैव बीन सेट अप। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको बनाया गया जो ट्रैक्टर बनाते हैं, हार्वेस्टर बनाते हैं, थ्रेशर्स बनाते हैं एटसेट्रा। मेनी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन पब्लिक सेक्टर। तो सरकार ने भी अपनी फर्टिलाइजर की कंपनियां खोली। बिसाइड्स, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डीजल इंजन, पंपिंग सेट्स एटसेट्रा हैव आल्सो डेवलप्ड। तो वो इंडस्ट्री हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनकी भी काफी डेवलपमेंट हुई क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेते हैं और एग्रीकल्चर अब काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन प्राइसेस। ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, प्राइसेस स्पेशली दैट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इंक्रीज रैपिडली। तो थर्ड प्लान में देखा जाए तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन तो इतनी नहीं बढ़ी थी, मगर प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ गए। बट इट्स पेस स्लोड डाउन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उनके प्राइसेस गिरने से कंट्रोल हो गए। In spite of rapid increase in population, growth of agriculture production has helped to check the price rise within the limits. अब population इतनी बढ़ गई है और population के बढ़ने से जो चीजें उनकी तो कमी हो जाएगी, मगर ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होगी कि प्राइसेस को कंट्रोल किया गया, ठीक है। द इन्फ्लेशन रेट इन 2019-2020 was 4.8%. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज देयरफॉर हेल्प्ड इन चेकिंग द टेंडेंसी ऑफ राइज इन प्राइसेस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ जाती है ज्यादा, और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़ते। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में है। नेक्स्ट आ जाता है बेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री ने ग्रो करना है तो एग्रीकल्चर तो मेन है ना। अगर एग्रीकल्चर ही ग्रो नहीं होगा तो बाकी चीजें क्या कर लेगा वो कंट्री। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर 17.2% of the national income is contributed by the agriculture and 11.1% of the total exports are of agricultural products, therefore agriculture plays a dominant role in the economic growth. तो इंडिया की ग्रोथ में एग्रीकल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि अभी भी 17.2% नेशनल इनकम का एग्रीकल्चर से आता है, और जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 11.2% एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेवलप होगा तभी देश तरक्की करेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज promoted agricultural growth, which in turn has helped in stimulating growth in industrial and टर्शरी सेक्टर। तो बेसिकली ये कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तो बाकी सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, वो भी ग्रो करेगा। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएस वालों का सर्वे हुआ था, 57% ऑफ द इनकम वाज स्पेंट ऑन फूड in rural areas and 44% of the urban areas in the year 2009 and 10। तो तकरीबन 57% जो है रूरल एरियाज में जो भी लोग रहते हैं उसका 57% वो अपनी इनकम का खाने के ऊपर खर्च करते हैं, और अर्बन एरियाज में ये परसेंटेज 44% है। तो खाने के ऊपर इतना खर्च करते हैं तो खाना तो प्रोड्यूस होना ही चाहिए ना। Hence, fall in the prices of agricultural products considerably influences the budget and standard of living of the consumers। तो अगर प्राइसेस गिरते हैं तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा खाना खाएंगे, ठीक है। अब प्राइसेस तो आपको पता है इतने तो गिरते नहीं है जितने गिरने चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन बैलेंसिंग देयर बजट एंड रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो फैमिलीज हैं उनके बजट को एक पॉजिटिवनेस मिलती है कि प्राइसेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ते, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। Another effect of green revolution is that now the farmers plug back their increased income into the farms। तो वो अपना जो प्रॉफिट है कमाया हुआ वो फिर से री इन्वेस्ट कर पाते हैं फार्म्स के अंदर। Farmers invest a part of their income in the development of the agriculture, like long-term investment in improvement of land, irrigation facilities and agricultural implements। तो जो भी उन्होंने पैसा कमाया है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा देते हैं ताकि फ्यूचर में लॉन्ग रन में उनकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे और उनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहें। Increase in trade, very important. Because of green revolution,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ी है, इट हैज इंक्रीज्ड मार्केटेबल सरप्लस या मार्केट सरप्लस ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स विच इन टर्न हैज एक्सपेंडेड डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। तो जब प्रोडक्शन बढ़ गई है तो इससे डोमेस्टिक ट्रेड भी बढ़ गया और हम बाहर एक्सपोर्ट वगैरह भी कर देते हैं। नाउ सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर इवन एक्सपोर्टेड, तो जो भी हमारे पास सरप्लस है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो बाहर से डॉलर आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अनफेवरेबल है उसको उसको भी थोड़ा सा मतलब फेवरेबल तो नहीं कर पाए मगर अनफेवरेबल को रिड्यूस कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है मोर स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर वाज मोर डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक रेनफॉल, बारिश पे डिपेंड करती थी, मगर इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से बारिश पे डिपेंडेंस कम हो गई है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज promoted irrigation facilities and other modern techniques in agriculture. Now, agriculture is less vulnerable to adverse climatic conditions like drought. अब सूखा पड़े ना पड़े कोई चक्कर नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज तो है ही है। इट हैज प्रमोटेड स्टेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफी स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और इफेक्ट है जो कि है चेंज इन थिंकिंग। लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है, जो पहले पुराने तरीके से काम करना चाहते थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में काफी तेजी से इंक्रीज आया है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। इन एन यूडीसी मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री, इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया वेयर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर illiterate, orthodox and superstitious, green revolution has made a significant impact। तो ऐसा कंट्री इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे ज्यादातर फार्मर्स अनपढ़ हैं, ऑर्थोडॉक्स और सुपरस्टिशियस है, मतलब पिछड़ी सोच के हैं और वहमी है। ठीक है, और एग्रीकल्चर की वजह से काफी जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। इंडियन फार्मर्स वर एवर्स टू एनी चेंज इन द टाइम ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। उनको पुराने जमाने की टेक्निक तो पता है, दे आर फेटलिस्ट, वो फेटलिस्ट है, अंधविश्वासी हैं। दे हेल्ड दैट they held their fate responsible for the poverty and low productivity of the land। वो कहते थे पॉवर्टी एंड प्रोडक्शन वगैरह ये कम इसलिए नहीं है क्योंकि मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए क्योंकि हमारी किस्मत ही खराब है। ठीक है, तो वो हर एक चीज को किस्मत में ले आते थे। दे थॉट इट इम्पॉसिबल टू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन देयर लॉट। तो सिंपल वर्ड्स में जो उनकी किस्मत है वो कहते थे हमारी तो भाई रब ने जो लिख दी किस्मत वैसी की वैसी रहेगी, तो अपनी किस्मत को रोते रहते थे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज रेवोल्यूशनराइज्ड their outlook and thinking। green revolution ने उनकी thinking change कर दी। they have come to realize that with the help of science they can transform their misfortune into fortune। तो साइंस की मदद से वो अपनी किस्मतें बदल सकते हैं और मॉडर्न मेथड्स को यूज करके वो जो पुरानी सोच के थे उनकी सोचें पुरानी नहीं रही। ठीक है, तो वो कंक्लूड करते prior to the advent of green revolution most of the politicians and economists believed that agriculture will not be able to make any significant contribution to economic development because steeped in century old ignorance the farmers may not be able to adopt new technology। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले बात करें तो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ये सोचते थे कि भाई एग्रीकल्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और लोग भी पिछड़े हुए हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं मतलब अडॉप्ट करेंगे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज एक्सप्लोडेड दिस मिथ, इस जो सोच थी उसको उड़ा दिया ग्रीन रेवोल्यूशन ने। नाउ politicians and economists of underdeveloped countries are increasingly recognizing the significance of agriculture along with the industry to achieve the objective of economic development। तो आजकल जो politicians और economists वो ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे के पूरे देश की तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ, तभी देश तरक्की कर पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या रहे, और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स आर नॉट यूनानिमस विद रिगार्ड टू द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इकोनॉमिस्ट थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट पे उनके अंदर इकाई नहीं थी, मतलब वो एक व्यू पॉइंट के नहीं थे। कुछ कहते थे फायदा हुआ, कुछ कहते थे इतना फायदा नहीं हुआ। सम इकोनॉमिस्ट रिगार्ड ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ मीन्स फॉर द रिच फार्मर्स टू बिकम रिचर। कुछ लोग कहते थे इससे अमीर फार्मर्स और ज्यादा अमीर हो गए। अकॉर्डिंग टू देम ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बेनिफिटेड रिच फार्मर्स ऑफ फ्यू स्टेट्स। जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें अमीर फार्मर्स को फायदा हो गया और बाकी गरीब फार्मर्स गरीब ही रह गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी सम इकोनॉमिस्ट्स कंसीड that green revolution has benefited the economy immensely।
तो कुछ लोग ये मानते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बिफोर अराइविंग at any conclusion in this matter, it will be better to study both the viewpoints. तो जो कहते हैं फायदा हुआ है या जो कहते हैं इतना फायदा नहीं हुआ या थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, दोनों व्यू पॉइंट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, जो इसमें मैंने फर्स्ट हेडिंग बनाई थी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट शॉर्टकमिंग्स या प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले बुराइयां करते हैं फिर अच्छाइयां कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेड क्रॉप्स। उन लोगों का ये मानना है कि ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, मगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो लिमिटेड क्रॉप्स की थी। The so-called increase in the agricultural production is confined to limited number of crops. तो जो green revolution है वो सिर्फ limited number of crops में आया है. It has affected mainly the production of wheat, rice, ज्वार, maize, etc. About 60% of the cultivable land in the country remains unaffected by it. तो ये जो crops हैं, ये limited जो crops थी उन्हीं के ऊपर आ पाए, सारी की सारी crops के ऊपर ये नहीं आया, ठीक है. There has been no increase in the production of pulses में इतना ज्यादा नहीं आ पाया. Similarly, no significant increase has taken place in respect of the production of commercial crops like jute, cotton tea. इन ये जो jute, cotton tea है, इनमें भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इतना ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ी, समझ गए बात, जितनी वीट, राइस वगैरह में, ज्वार में, इसमें बढ़ी है. तो इसने ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्यू क्रॉप्स को ही फायदा पहुंचाया है, बाकी सारी क्रॉप्स को फायदा नहीं पहुंचाया या इतना ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया. ये पहला डीमेरिट या डिसएडवांटेज कह सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड एरिया. इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म ऑन ऑल स्टेट्स. सारी की सारी स्टेट्स में सेम लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया. इन सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इट हैज अ वेरी फेवरेबल इफेक्ट. तो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तो फेवरेबल रहा है. इन दीज स्टेट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड वेरी मच, but in eastern UP, Madhya Pradesh, Odisha and drought prone regions, green revolution failed to make any dent. तो बाकी एरियाज जो हैं उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन जो मैंने लिखे हैं उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन इतना ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ. हेंस ग्रीन रेवोल्यूशन हैज फर्दर एक्सेंचुएटेड रीजनल इनइक्वालिटीज. इसकी वजह से रीजनल इनइक्वालिटीज और बढ़ गई, क्योंकि पंजाब साइड, हरियाणा साइड जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से आया वहां पे फार्मर्स रिच हो गए, ठीक है, वहां के इलाके जो हैं डेवलप हो गए, बाकी इतने डेवलप नहीं हो पाए. दो स्टेट्स अलोन have witnessed agricultural development which were already progressive in the field of agriculture. Backward states have remained backward. जो पिछड़े हुए स्टेट्स थे वो पिछड़े हुए रह गए, और जो डेवलप स्टेट्स थी एग्रीकल्चर में ऑलरेडी, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ. तो इसकी वजह से रीजनल इनइक्वालिटी बनी है. थर्ड पॉइंट आ जाता है बेनिफिट टू रिच फार्मर्स ओनली. अमीरों ने और ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी महंगे रेटों पे खरीद ली, उनको तो फायदा हो गया, तो गरीब फार्मर नहीं खरीद पाया. सिंपल वर्ड्स में, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज बेनिफिटेड ओनली बिग एंड रिच फार्मर्स. तो अमीरों को फायदा होगा, पुअर फार्मर्स कुड नॉट टेक एनी एडवांटेज ऑफ इट. गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ उसका, ठीक है. कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा. उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खरीद पाए. दस द गैप बिटवीन द रिच या बिग एंड स्मॉल फार्मर हैज वाइडेंड. तो सिंपल वर्ड्स में अमीर फार्मर, गरीब फार्मर के बीच में जो गैप था वो काफी ज्यादा बढ़ गया. फोर्थ पॉइंट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट. पोजीशन ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स इज लाइकली टू बिकम मिजरेबल बाय ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो लैंडलेस लेबरर्स थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनके ऊपर तो और ज्यादा मतलब परेशानी होगी, क्योंकि एक ट्रैक्टर को लगाया उसकी जगह 10 बंदे अनएम्प्लॉयड हो गए. रिच फार्मर्स हैव adopted mechanization of agriculture causing unemployment among the agricultural laborers. तो वो मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो परेशानी तो होगी ना, ठीक है. इवन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस गिव लोन्स टू रिच फार्मर्स ओनली एंड दिस अनेबल्स देम टू मेक मोर यूज ऑफ मशीन्स. तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि उससे जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको सस्ते रेटों पे लोन दिया गया, और उस लोन के ऊपर उन्होंने क्या किया, सस्ते रेटों का जो लोन है वो लेके मशीनें वगैरह खरीद ली, ठीक है, जो कि गरीब फार्मर के पास कुछ गिरवी रखने को नहीं होता था, तो उसे लोन भी नहीं मिला, ठीक है, या कम लोन मिला, ठीक है. यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा हैव रिड्यूस्ड द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स व्हिच हैज रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट. तो अगर मशीनों का यूज करेंगे तो लेबरर्स की डिमांड तो कम हो जाएगी ना, उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है. दस ग्रीन रेवोल्यूशन हैज प्रमोटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, लेस ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन तो बढ़ी है, मगर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी. ग्रोथ रेट प्रोडक्शन की अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में होती है. इट वॉज होप्ड
that green revolution will lead to increase in the growth rate of agriculture production, but the hope was belied. तो सिंपल वर्ड्स में ये होप थी कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी. बिटवीन 1949 to 1950 and 1964 to 65 growth rate of agriculture कितनी थी? 2.8% per annum. But between 1970-71 to 1980-81 और 1970-71 और 80-81 के बीच में it came down to 2.5% per annum. तो ग्रोथ रेट तो कम हो गई. It again declined to 2% between the period of 1990-91 and 2008-2009. In year 2009-2010, growth rate of agricultural production was 0.4%. तो अगर आप इसको देखोगे तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमें मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से मतलब लेनी चाहिए थी, उतनी ग्रोथ रेट नहीं ले पाए. इन 12th प्लान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 2.8% पर एनम. तो 12th प्लान में फिर से 2.8% आई. इन ईयर 2018-19 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ रेट वाज 2.2%. इन ईयर 2019-20 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो 3.3% हुई. तो भाई जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है. तो जो बुराई करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ी तो है मगर जितनी बढ़नी चाहिए उतनी तो बढ़ी नहीं. अगर हम इसको बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी. नेक्स्ट आ जाता है 6 पॉइंट, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फार्म इनपुट्स. जो फार्म इनपुट्स है उनकी कमी हो गई और उनकी वजह से उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो गई, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए. बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज वाइड स्प्रेड increase in the demand for agricultural inputs like high yielding variety seeds, chemical fertilizers, pesticides etc. तो इन ये जो modern inputs हैं इनकी डिमांड बढ़ गई. Because of short supply of these inputs, the traders supplying these farm inputs got indulged in unfair trade practices like hoarding, charging more prices etc etc. तो इनकी black marketing शुरू हो गई. ये भी एक नेगेटिविटी है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है 7th पॉइंट, नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये था कि हमने इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई हैं मगर इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाई. अभी भी इंडिया के अंदर इतना एरिया जहां पे बारिश पे डिपेंड किया जाता है. Green revolution has not been able to provide sufficient irrigation facilities to farmers. Till date, only 49% of the agriculture land is covered under irrigation. सिर्फ 49%, बाकी 51% नहीं है. एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स. अभी भी लार्ज जो पार्ट ऑफ इंडिया डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर. मॉनसून आएगा तो अच्छी फसल हो जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी. तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनको कवर करते हैं, इनको कंक्लूड करते हैं, फिर पॉजिटिव्स डिस्कस करेंगे. सॉरी. In short, Indian agriculture is passing through a transitional stage which cannot be characterized as a complete revolution. तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन रेवोल्यूशन फुल स्केल पे लागू हुआ है, अभी भी हमारी एक ट्रांजिशनल स्टेज चल रही है. This transformation will be fruitful only if it stays on permanently and promotes social justice and its benefits are not confined to limited class of big farmers. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये तभी फ्रूटफुल मानी जाएगी जब ये लगातार परमानेंटली सोशल जस्टिस को प्रूव करे और प्रमोट करे और सिर्फ जो बड़े फार्मर्स हैं वही इसका फायदा ना उठा सकें, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें. तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो पॉजिटिव्स क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से. तो ऊपर तो हमने डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस डिस्कस की थी. तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, नॉट ओनली द रिच फार्मर्स आर बेनिफिटेड. तो कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सिर्फ रिच को फायदा नहीं हुआ, गरीबों को भी तो फायदा हुआ. इट इज correct that initially it is the rich farmers who take advantage of the green revolution because they come to know about improved seeds, fertilizers and new techniques etc. first of all, and they also possess sufficient resources for introducing these changes. तो शुरुआती तौर पे तो अमीरों को ही फायदा हुआ, इससे कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा भी था और उन्होंने थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे तो उन्होंने पहले इसका इस्तेमाल कर लिया. बट सून other farmers also imitate them. बाकी farmers ने भी उनको कॉपी किया. According to an estimate, 60% beneficiaries of the green revolution are small farmers. तो small farmers जो हैं 60% जो फायदा ले पाए ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोग्राम्स का. It is therefore wrong to hold that ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही इनइक्वालिटीज नहीं आई, क्योंकि बाद में गरीबों ने भी, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, गरीब फार्मर्स हैं, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया. सेकेंड पॉइंट आ जाता है, फॉल्स फियर
ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने कहा कि भाई ट्रैक्टर आएगा तो बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी फॉल्स फियर था। कैसे? द आर्गुमेंट दैट ग्रीन रेवोल्यूशन विल स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अनटेनेबल। कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इज क्रॉनिक एंड इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में थी वो तो थी, उसका ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा भी मानते हैं। रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द मेन कॉज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो उनका ये मानना था कि रूरल एरियाज में, विलेजेस वगैरह में पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो कर रही है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो कम होती हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर की होती हैं। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट हैड बीन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग ऑल टाइम 3-5 year plans when green revolution was non-existent। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो तब भी काफी पीक पे थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं था। उससे पहले जो 3 प्लान्स हुए हैं उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई। Concept of multiple cropping of green revolution has provided employment to farmers throughout the year। तो फार्मर्स को पूरे साल ही नौकरी मिली रहती है, पूरे साल ही काम होता है, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम आ गया आजकल, ठीक है। बजाय इसके कि एक साल में एक ही क्रॉप उगाएं, मल्टीपल क्रॉप्स उगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉल्स फियर ऑफ ओवर प्रोडक्शन। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते थे ओवर प्रोडक्शन हो जाता है जिसकी वजह से प्राइसेस गिर जाते हैं, ठीक है। सम इकोनॉमिस्ट apprehended overproduction of food grains in the wake of green revolution and hence fall in prices of agricultural products and consequent loss to the farmers। तो उनका मानना था ओवर प्रोडक्शन से प्राइस गिर जाते हैं और फार्मर्स का लॉस हो जाता है। इट इज ऑल्सो अ fallacious आर्गुमेंट। तो ये भी कोई मतलब कोई सही आर्गुमेंट नहीं है। इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया पीपल डू नॉट गेट 2 टाइम मील्स। इंडिया अभी भी अंडर डेवलप्ड स्टेज में है, अभी भी लोगों को, कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। द क्वेश्चन, उल्टा सरकार को 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है फ्री में। तो अगर हम फ्री में राशन बांट रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि अभी भी 80 करोड़ जनता पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ फॉर सच अ कंट्री इज इरेलीवेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से ओवर प्रोडक्शन होगी, भाई अभी भी लोगों को देना पड़ रहा है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। एज टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स several other factors are responsible। तो एग्रीकल्चर के प्राइस के गिरने में कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ देयर आर प्रॉपर गोडाउन्स एंड कोल्ड स्टोरेजेस throughout the country then fall in the agricultural prices can be checked। तो अगर हम कोल्ड स्टोरेज बना दें और गोडाउन्स वगैरह बना दें जहां पे किसान अपना सामान रख सके तो ये जो प्राइस फॉल है उसको चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 4th पॉइंट, नो इकोनॉमिक एंड सोशल इम्बैलेंस। इससे इनइक्वालिटीज नहीं आई, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट का मानना है। It is wrongly argued that green revolution will lead to various social and economic inequalities। ठीक है। As a matter of fact, these inequalities do exist in rural societies in underdeveloped countries। तो underdeveloped countries में देखा जाए तो सारी underdeveloped countries में rural societies में इस टाइप की inequalities पहले से exist करती हैं। green revolution के आने से इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रूरल फोक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। उनके अलग अलग सोशल ग्रुप्स बने होते हैं। डिस्प्यूट्स एंड पॉलिटिकल राइवलरीज आर कॉमन इन विलेज लाइफ। तो ये तो आपको पता है डिस्प्यूट भी होते रहते हैं कोई ना कोई, पॉलिटिकल लेवल पे भी और कॉमन लेवल पे भी। इट इज देयरफॉर रॉन्ग टू होल्ड दैट ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही ये सारी इनइक्वालिटीज आई हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये भी इसका पॉजिटिवनेस है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेनी क्रॉप्स इंक्रीज रैपिडली। तो कई क्रॉप्स उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर अब ज्यादा काम हो रहा है। इन 1967-68 इंडियाज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन was about 750 lakh tons। In 2019-20 the production has increased to 2975 lakh tons। तो भाई कई गुना हो गया, ठीक है। Wheat production has increased significantly on account of green revolution। तो wheat की जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। In 1967-68 wheat productivity in India was 850 kg per hectare। पर हेक्टेयर सिर्फ 850 kg बनता था। In 2019-2020 it increased to 3440 kg per hectare। the productivity of other crops also has increased। तो पॉजिटिवनेस ये रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की कि इससे एग्रीकल्चर के कई क्रॉप्स की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्री प्रोडक्ट्स। पहले बाहर से मंगवाने पड़ते थे हमें, अब विद इन द कंट्री बन जाते हैं। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से मंगवानी पड़ती थी। With the success of green revolution, India has achieved self-sufficiency in various
एग्री प्रोडक्ट्स डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन के बढ़ने के बावजूद भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारी इतनी बढ़ गई है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। प्रेजेंटली इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स, पल्सेस, जूट, शुगर केन एटसेट्रा। तो इन क्रॉप्स में हम जो है सेल्फ सफिशिएंट है, जितना हमें चाहिए हम खुद ही उगा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एग्री एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स वाज वेरी लेस। तो बहुत कम होता था। इट वाज लिमिटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ टी, स्पाइसेस, टोबैको एटसेट्रा। बट प्रेजेंटली बास्केट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स या एग्री एक्सपोर्ट्स हैज डाइवर्सिफाइड। हम बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं जिससे डॉलर कमाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को कोशिश करते हैं कि अनबैलेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाए। इन ईयर 2019-20 agri exports were amounted to rupees 2,48,385 करोड़। तो काफी ज्यादा जो है हम इतने करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज टू properly feed millions of underfed people in India and accelerate the rate of economic growth। तो मेन मकसद क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि जो लोगों को खाने पीने की कमी हो रही है उनको खाना पीना प्रोवाइड कराया जाए और ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस गोल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इस गोल की तरफ अभी भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फायदा है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस फॉर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और उसके कॉजेस क्या हैं। फिर मैंने बनाए थे इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, और फिर एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस किए हैं, इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस की है, और उस सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज्यादा बढ़िया बनाया जा सकता है। तो जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वाइडर एरिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज्यादा एरिया में लॉन्च करना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हीट एंड राइस अलोन। सिर्फ व्हीट और राइस की बात नहीं करनी चाहिए। द प्रोग्राम शुड बी एक्सटेंडेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर फूड्स एज वेल एज कैश क्रॉप्स। तो अदर फूड आइटम्स पे और कैश क्रॉप्स पे भी इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, एफर्ट्स शुड बी मेड to revolutionize the production of pulses, oil seeds, cotton, sugarcane, jute, etc। तो इन जो क्रॉप्स हैं जैसे कि पल्सेस हैं, दालें वगैरह हैं, ऑयल सीड्स, कॉटन और शुगर केन वगैरह, इसकी भी प्रोडक्शन को कई गुना ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर करना चाहिए। ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री शुड बी कवर्ड अंडर द प्रोग्राम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सिर्फ सिलेक्टेड स्टेट्स के ऊपर ही ज्यादा जोर नहीं देना, पूरे इंडिया में लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे ये इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ इरिगेटेड एरिया। तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार को, ताकि जो इलाके सिर्फ बारिशों पे डिपेंड करते हैं वो भी जो उनको भी पानी अगर मिल जाए तो वो भी इन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका फायदा ले सकते हैं। फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन शुड बी एक्सटेंडेड to large parts of the country to take full advantage of high yielding variety seeds। तो high yielding variety seeds का जो है full advantage लेने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। Work on the development of minor projects like tubewells, tanks, pump sets etc should be done in a big way। तो इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी, ट्यूबवेल वगैरह लगाने की दो, बोर वगैरह करवाओ, या टैंक वगैरह या रेन हार्वेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए ताकि इरिगेटेड एरिया बढ़ जाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर स्मॉल फार्मर्स आल्सो। मतलब छोटे फार्मर्स को भी ये सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि वो लोन्स वगैरह ले सकें और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको खरीद सकें। ठीक है, एफर्ट्स शुड बी मेड to cover small farmers under the green revolution। For this purpose, land reforms should be enforced at the earliest and surplus land distributed among small farmers। तो सिंपल वर्ड्स में अगर गरीबों को भी फायदा पहुंचाना है तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ, और जो सीलिंग लिमिट लगाई हुई है उससे जो फालतू जमीन है वो गरीबों को दे दो। ठीक है, दूसरा तरीका बताया स्मॉल फार्मर्स टू बी गिवन चीप क्रेडिट टू बाय इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। उनको सस्ते रेटों पे लोन दो ताकि उनको भी फायदा हो और वो सीड्स वगैरह या फर्टिलाइजर या जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको मतलब खरीद सके। नेक्स्ट तीसरा तरीका आ जाता है कि स्मॉल फार्मर्स बी गिवन लार्ज एग्रीकल्चरल मशीन्स ऑन लीज। उनको लीज पे दे दिया जाए सामान, लीज पे, रेंट पे दे दिया जाए ताकि वो जब तक उनको जरूरत है वो इस्तेमाल करें और फिर छोड़ दें। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं हर फार्मर ट्रैक्टर खरीदना अफोर्ड कर सकता है। अगर उसके पास नहीं है तो ऐसी फैसिलिटीज़ दो कि वो लीज़ पे ले सके, ठीक है। तो डी यहाँ पे बताया कोऑपरेटिव फार्मिंग शुड बी एनकरेज ऑन स्मॉल होल्डिंग्स। जो स्मॉल होल्डिंग्स जहाँ पे पीस ऑफ लैंड स्मॉल स्मॉल है, वो सारे अपने लैंड को इकट्ठा करके फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग पे फोकस करें। इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, उसको एनकरेज किया जाए ताकि स्मॉल फार्मर्स भी जो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ले सकें। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रिक्वायर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ इरिगेटेड एरियाज। जो इरिगेटेड एरियाज है उनमें मल्टीपल क्रॉपिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट कैन बी मेड पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर ऑफ इरिगेटेड लैंड अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग। तो जो भी इरिगेटेड लैंड है उसको मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर लेके आना है। ये नहीं कि साल में एक ही फसल उगाई और कहानी खत्म, बल्कि एक से ज्यादा फसल उगाएंगे तभी ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। इट विल रिजल्ट इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे लैंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी और प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी। To make green revolution a success, integrated farm policy be adopted so that farmers may get improved seeds, chemical fertilizers, pesticides, agricultural machines at a reasonable price and in adequate quantity। तो एक इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी सरकार को लॉन्च करनी चाहिए जिसमें सरकार कहे कि भाई फलां फलां सीड्स इस्तेमाल करने, फलां फलां जो है केमिकल फर्टिलाइजर इस सॉइल के लिए सही रहेगा, पेस्टिसाइड्स इतने इस्तेमाल करने और रीजनेबल रेट पे एग्रीकल्चरल मशीन्स का भी जो है प्रोविजन हो गरीब फार्मर्स को। दिस वे ग्रीन रेवोल्यूशन वुड बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च एंड एजुकेशन, नई नई यूनिवर्सिटियां खोलो ताकि वो रिसर्च वगैरह करें और वो रिसर्च जो है इम्प्लीमेंट करें आगे, तभी फायदा होगा। मोर रिसोर्सेज शुड बी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करे सरकार। मोर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज शुड बी ओपनड इन द कंट्री। ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए। अब काफी खुल भी गई हैं मगर अभी भी कम है और खुलनी चाहिए। फार्मर्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग। फार्मर्स को क्या देना चाहिए? ट्रेनिंग देनी चाहिए इन दीज यूनिवर्सिटीज ताकि उनको पता लगे कि भाई किस तरीके से काम करना है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल रिसर्च विल हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। जितनी ज्यादा रिसर्च होगी एग्रीकल्चर के ऊपर उससे जो पर हेक्टेयर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। इसमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आ जाते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा अलग से एक चैप्टर भी बनाया हुआ है, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अलॉन्ग विद द टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है तो टेक्निकल रिफॉर्म्स तो लेके आने जरूरी ही हैं, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लेके आने जरूरी हैं। दीज रिफॉर्म्स शुड बी एनकरेज। तो इन ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। इसमें क्या क्या आ जाता है? अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स शुड बी प्रिपेयर्ड। जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स है किसके नाम कितनी जमीन है वो अप टू डेट होना चाहिए। लैंड डिक्लेयर्ड सरप्लस कंसिक्वेंट upon the imposition of ceiling on land holdings should be distributed among the landless farmers at the earliest। जो सरकार ने लैंड की सीलिंग लगाई है कि इससे ज्यादा जमीन हुई तो सरकार ले लेगी, तो उसको जो सरकार ले लेती है वो लैंडलेस फार्मर्स में जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। टेनेंट्स शुड हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो जो टेनेंट्स हैं उनको टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उनके पास ये जमीन इतने साल तक रहेगी या इतने सीजन तक रहेगी ताकि उसको जल्दी खाली ना कराया जा सके। सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स शुड बी प्रिवेंटेड एंड द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन बी कंप्लीटेड फुली। तो सब डिवीजन मतलब एक जमीन है उसके पार्ट्स कर दिए, फिर और पार्ट्स कर दिए और पार्ट्स कर दिए, ऐसा उसको डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है। और जो भी कंसोलिडेशन है, आपकी एक जमीन कहीं है दूसरी कहीं है, उसको इकट्ठे करके एक जगह पे करना, ऐसे जो भी प्रोसेस है वो जल्द से जल्द सरकार को करने चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स पुअर फार्मर्स वुड ऑल्सो बी एबल टू गेन फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सारे काम करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो पुअर फार्मर्स है उनकी भी काफी मदद होगी। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन कैन बी मेड अ परमानेंट फीचर if it is extended to all areas and all types of crops। तो सारी क्रॉप्स पे और सारे एरियाज पे आना चाहिए तभी ये परमानेंट फीचर फायदा देगा और तभी परमानेंट फीचर बनेगा। देयर शुड बी एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ साइंटिफिक, यहाँ साइंटिफिक लिखना था, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, साइंटिफिक इनपुट्स। जो साइंटिफिक इनपुट्स हैं उनकी जो अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए। चीप क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्राइस स्ट्रक्चर should be such as to provide necessary inspiration
टू द फार्मर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्राइजेस भी मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी कर दो ताकि मार्केट में प्राइस अच्छा मिले, प्राइस अच्छा मिलेगा तो वो खुद ही बेचने जाएगा, ठीक है ना। एंड एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुड बी अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो इन सबसे फायदा रहे, ठीक है। तो इसमें हम पूरा का पूरा टॉपिक जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया आपने उसी हिसाब से डिस्कस करना है कि क्या करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन और ज्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि क्या हमें असल में ग्रीन जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों चाहिए, इसके ऊपर ये टॉपिक होगा। जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में क्यों चाहिए। The Green Revolution has been the cornerstone of India's agriculture development, transforming the country from one of the food deficient country to self-sufficient country। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमारे कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। पहले हमारी कंट्री फूड डेफिशिएंट होती थी, जितना हमें चाहिए खाना उतना हम उगा नहीं पाते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हमारी कंट्री फूड डेफिशिएंट से शिफ्ट होके सेल्फ सफिशिएंट मतलब फूड सफिशिएंट के कैटेगरी में आ गई है। India has tremendous export potential in the agriculture in present era of globalization। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के पास काफी एक स्कोप है ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। नाउ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इन द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन the emphasis should be laid on non-food grain crops so as to capture emerging global market opportunities in agriculture। तो हमारा जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है उस पे जो पूरा जोर होना चाहिए वो नॉन फूड ग्रेन आइटम्स पे होना चाहिए ताकि हम ग्लोबल मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकें और अपना माल बाहर ज्यादा से ज्यादा बेच सकें। इट शुड focus on improving the global market opportunities in agriculture। वही बात दोबारा, it should also focus on improving rural infrastructure like improving irrigation facilities, rural roads, rural electrification etc। तो विलेजेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी पहले से बेटर करना है, ठीक है। These measures are expected to boost the agriculture sector। तो ये measures जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। The need for second green revolution is clear from the following points। अब हमारी कंट्री को सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों चाहिए वो फॉलोइंग पॉइंट से और अच्छे से डिस्कस किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, टू मीट राइजिंग डिमांड ऑफ फूड आइटम्स। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए भी तो खाना चाहिए ना, तो इसलिए भी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन पॉपुलेशन साइज इज वेरी एनॉर्मस, काफी ज्यादा है। इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड द फिगर ऑफ 140 करोड़। सो to meet the rising demand for food items, some special steps need to be taken to increase agriculture production and productivity। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को खिलाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। और ज्यादा तेजी से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की काफी जरूरत है हमारी इकोनॉमी में। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है हर एक को खाना मिलना चाहिए, तो खाना तो तभी मिलेगा जब खाना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। गवर्नमेंट हैज framed Food Security Act 2013 which aims to provide food for all। तो ये सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लॉन्च किया था कि हर एक को खाना प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट विल हैव टू बी डबल्ड। तो इसको अच्छे से लागू करने के लिए जो राइस और व्हीट की प्रोडक्शन है उसको कई गुना करना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसलिए भी हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए क्योंकि खाना जो है वो ज्यादा चाहिए और खाने की प्रोडक्शन को और ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स। तो हमें न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स जैसे पल्सेस वगैरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स लाइक पल्सेस,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ये जो आ जाते हैं इसमें। मैंने ये बताया कि न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स इंक्लूड, इसमें दालें आ जाती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। दीज आइटम्स वर नॉट गिवन वेटेज इन फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में इनको जोर नहीं दिया गया। विद इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडियन पॉपुलेशन, डिमांड फॉर न्यूट्रिशियस रिच क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़ रहे हैं, तो इन क्रॉप्स की भी डिमांड बढ़ रही है। इन ये जो न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स हैं, इनकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो बाहर से ना मंगवाने पड़े, विद इन द कंट्री ही प्रोड्यूस करने चाहिए। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दीज क्रॉप्स देयर इज अ नीड फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की काफी जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। एग्रीकल्चरल सेक्टर नीड्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर फास्टर ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर उसको फास्ट तरीके से ग्रो करना है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन वेरियस एरियाज लाइक इरिगेशन एरिया, इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ानी है, ठीक है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, पैकिंग, कम्युनिकेशन, एग्री मार्केट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। ये सारे काम करने हैं तो पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे ना, वो भी ह्यूज पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू बूस्ट पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप करना है तो भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। लो यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। तो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है इसकी यील्ड लो है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी लो है, वो इसलिए कि हम टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं। इंडियन फार्मर्स यूज पुअर क्वालिटी सीड्स, हम पुअर क्वालिटी सीड्स यूज करते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। तो पुअर होने की वजह से ये मॉडर्न तरीके इस्तेमाल नहीं कर पाते। मेनी फार्मर्स हैव लिटिल एक्सेस टू सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स। हालांकि सॉइल टेस्टिंग सेंटर में भी नहीं जा पाते कि भाई कौन सी बीज और कौन सी चीज हमारी जमीन के लिए जरूरी रहेगी, वो भी चेक नहीं करवा पाते। टू ओवरकम द टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस देयर इज अ नीड फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी वजह से भी हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजों से हम ओवरकम आना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिक्स पॉइंट टू डेवलप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर ड्राई एंड लो रेनफॉल एरियाज। तो हमें जो ड्राई एरियाज हैं उनके लिए भी अलग बीजों की नस्ल डेवलप करनी पड़ेगी, और जहाँ पे कम बारिश होती है उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमें चाहिए। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली फोकस्ड ऑन इरिगेटेड एरियाज। तो वहां पे ज्यादा जोर लगाया गया कि जहां इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं वहां पे लॉन्च किया गया। एज अ रिजल्ट द स्टेट्स हैविंग लो रेनफॉल एंड हैविंग लेस इरिगेशन फैसिलिटीज कुड नॉट गेन मच फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जहाँ पे बारिशें कम होती थी या फिर जहाँ पे पानी की फैसिलिटीज, इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वहां पे तो इतना ज्यादा ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। सो टू प्रमोट द एग्रीकल्चर इन these low rainfall and dry areas, there is a need to develop suitable technology for dry farming, for which second green revolution is required। तो हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए भी चाहिए ताकि हम लो रेनफॉल एरियाज में या ड्राई एरियाज में जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज कम है उन एरियाज के लिए भी एक अच्छा क्रॉप डेवलप करा सकें, एक अच्छी बीज की नस्ल डेवलप कर सकें जो उनको भी फायदा पहुंचा सके, ठीक है। तो सेवंथ पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर को एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह डेवलप करके आगे लेके आना, इंडस्ट्री की तरह डेवलप करना, इसके लिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है। To attract educated youth to agriculture, there is a need to develop agriculture as an industry and not just as last source of livelihood। तो अगर हमने एग्रीकल्चर को, अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है तो एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट करना जरूरी है। तो आपने आजकल देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग हैं जो विलेज में फार्म्स वगैरह का काम कर रहे हैं और वहां से अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री लेके आना काफी सरकार के लिए जरूरी है ताकि पढ़े लिखे लोग आए और अच्छी प्रोडक्टिविटी और अच्छी एफिशिएंसी से काम करें। एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर इज मेनली सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ज्यादातर देखा जाए तो अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग है, किसान ज्यादातर उगाते हैं ताकि पहली प्रेफरेंस है कि घर के लिए बच जाए, जो थोड़ा बहुत बचे उसको मार्केट में बेचा जाए। इट इज लुक्ड अपॉन एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई काम नहीं मिल रहा तो एग्रीकल्चर कर लो, ठीक है, इस तरीके से एग्रीकल्चर को देखा जाता है।
एजुकेटेड यूथ हैज लिटिल फैसिनेशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। जो एजुकेटेड यूथ है, कुछ लोग जिनको पता है एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो कर पा रहे हैं ये काम, मगर बाकी जो यूथ है वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे एग्रीकल्चर की तरफ। सो देर इज अ नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल टू सी एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री एंड नॉट जस्ट एज अ लास्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लोगों की थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी कि जो एग्रीकल्चर है उसको एज अ इंडस्ट्री लो, ये प्रॉफिटेबल काम है, अच्छे टेक्नोलॉजी से काम करोगे तो प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरीके से ना देखो कि भाई कोई काम नहीं मिला तो चल एग्रीकल्चर कर लेते हैं, ठीक है। दिस नीड्स सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इस वजह से भी हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए होगा हमारे कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट खराब हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से ही मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, ठीक है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये तो सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी थी। इट वाज मेड पॉसिबल मेनली बाय इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये इसलिए भी किया गया था, हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा था और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ऑल्दो दीज टू इनपुट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। ये सबको पता है कि इन दोनों की वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट कई गुना बढ़ गई, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़केंगे तो कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे तो, और फर्टिलाइजर छिड़केंगे तो जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कई गुना होती है। येट येट अगर हम वैसे देखें, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज एडवर्सली अफेक्टेड एनवायरमेंट। कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, उसकी वजह से एनवायरमेंट पे भी तो नेगेटिव असर पड़ रहा है। A heavy price has to be paid for the use of fertilizers and pesticides in the form of pollution। तो इनकी वजह से, इनकी एक्सेसिव यूजेज की वजह से पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है हमें। The health hazards for farmers and agricultural laborers have increased by increasing use of poisonous chemical sprays फॉर प्लांट प्रोटेक्शन ऑन लार्ज स्केल। तो ये जो फार्मर्स वगैरह हैं या लेबरर्स हैं, ये जो स्प्रे करते हैं इनकी वजह से, पॉइजनस केमिकल्स की वजह से स्प्रे करते हैं तो इनहेल भी हो जाता है, थोड़ा बहुत कपड़ा मुंह में लगा लेंगे मगर कितना कर लेंगे। इसकी वजह से प्लांट को प्रोटेक्ट करने की वजह से जो पॉइजनस स्प्रे करते हैं इसकी वजह से उनकी लाइफ भी खतरे में है। In order to understand the problem of economic degradation as a result of green revolution, it will be desirable to have clear understanding of the following concepts। अगर आपको अच्छे से देखना है कि भाई इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है। तो एनवायरमेंट लिटरली मीन्स सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के आसपास की चीजें एनवायरमेंट होती हैं। तो एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। तो हमारी लाइफ को, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, जो हमारी लाइफ को जो असर डालती हैं वो हमारे एनवायरमेंट में आ जाती हैं। अब एनवायरमेंट डिग्रेडेशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। द डिग्रेडेशन और पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो हमारे एनवायरमेंट में अगर कोई भी पॉल्यूटेंट मौजूद होगा जो हमारी लाइफ को जो है हार्म कर सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड कर रही है। द टर्म एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment। तो कोई भी ऐसे चीज का मौजूद होना जो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकती है और जो हमारे लिए इंजूरियस हो सकती है, जो मतलब हमारे को नुकसान पहुंचाएगी या एनवायरमेंट को खराब करेगी, ठीक है। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इज ग्रीन रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आया है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन एडमायर्ड फॉर इट्स पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को एडमायर किया जाता है कि भाई इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बट द वेरी मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड टू फीड द एवर इंक्रीजिंग मासेस हैव प्रूव्ड टू बी द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो
ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे थे, यही एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है पॉल्यूशन का भी। कैसे? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज yields and heavy application of pesticides to save the crops from ultimately फिर से पढ़ता हूँ कि जो पेस्टिसाइड्स है उसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, हैव अल्टीमेटली बिकम अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं, कीड़े उनसे मर जाते हैं, मगर अगली जो नस्ल है कीड़ों की वो इतनी तैयार हो जाती है कि वो उस स्प्रे से मरनी बंद हो जाते हैं, फिर हम और डबल स्प्रे करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। आपने ये देखा, मैंने आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने पिछले साल मच्छर मारने के लिए जो गुड नाइट हमारे इंडिया में होता है वो मैंने मच्छर मारने वाला लगाया, ठीक है। तो जो लगाया उस साल तो मच्छर मर गए, ठीक है, या इतने ज्यादा हुए नहीं, मगर जब मेरे पास स्टॉक पड़ा था तो क्योंकि सर्दियों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में जरूरत पड़ती है, तो इस साल मैंने फिर से वो सेम टू सेम लगाया है। जब तो मच्छर तो मर ही नहीं रहे, मच्छर तो उसके आसपास ही उड़ी जा रहे हैं। तो मतलब जो पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर लेते हैं और इनका असर नहीं होता। तो जब मैंने इस साल वाले मंगाए तो वो उससे मरने लग गए। कहने की बात ये है कि ये तो और ज्यादा पॉइजन 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 डाली जा रहे हैं, तो उससे भी तो काम खराब हो रहा है ना। टुडे एग्रीकल्चरल pollution is gradually taking a toll by making underground water polluted with nitrates। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी छिड़काव करेंगे वो जमीन के अंदर चला जाएगा और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फॉलोइंग पॉइंट से हमें पता लगेगा किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन आया। फर्स्ट पॉइंट, पॉल्यूशन थ्रू एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो पॉल्यूशन है एग्रीकल्चर वेस्ट की फॉर्म में कैसे आता है? इन इंडिया द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट आर व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, काउ डंक एंड फार्म एनिमल वेस्ट। तो ये सारी की सारी वेस्ट मटेरियल्स हैं। दीज वेस्ट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। कैसे? एग्रीकल्चर वेस्ट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन व्हेन दे रिजल्ट इन प्लांट डिजीज। तो इन सारों की वजह से जो प्लांट डिजीज आता है उसकी वजह से जो है एनवायरमेंटल डिग्रेड हो जाता है। व्हेन दे आर बर्न्ट, जब भी ये सारे के सारे जो स्ट्रॉ है, ये जो रह जाती है, जो थोड़ी थोड़ी जो फसल ऊपर से काट ली और थोड़ी सी रह गई, तो जब ये रह जाती है इसको हटाने के लिए किसान ज्यादातर क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। दे एमिट कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर इंजूरियस गैसेस, इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। अब खुद सोचो, पहले तो इन क्रॉप्स को उगाया, उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के, अब ऊपर वाली चीज काट ली, जो बेचारी बच गई उसके ऊपर आग लगा दी। तो अगर आग लगा देते हैं तो ये जो है केमिकल्स जो छिड़के हुए थे वही जल रहे हैं, तो इससे कार्बन मोनोक्साइड और ज्यादा इंजूरियस गैसेस निकल रही हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पोल्यूशन थ्रू केमिकल फर्टिलाइजर्स। टुडे फार्मर्स आर अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एक्सटेंसिवली, लगातार यूज कर रहे हैं, सबको पता है। नो डाउट द फर्टिलाइजर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये भी सबको पता है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कंजम्पशन हैज however resulted in pollution। मगर जो इंक्रीज्ड यूज है इसका, जितना करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। these fertilizers contain certain heavy metals such as lead and cadmium which may ultimately pollute the soil। तो ये हैवी मेटल्स जो है सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और उसको पोल्यूट कर देंगे। these chemical fertilizers pose the threat due to pollution of underground water and सरफेस वाटर। तो जो सरफेस वाटर है उसके लिए भी हानिकारक है, और जब आप फर्टिलाइजर छिड़कोगे, फिर पानी छिड़कोगे, तो ये पानी के साथ मिक्स होके मतलब जमीन के नीचे जो पानी है उसमें चला जाता है, और थोड़ी दूर हैंडपंप लगा होता है, वहीं से आप पानी खींच लेते हो और वही मेटल्स पी जाते हो, तो आपको कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी कई बेल्ट्स हैं पंजाब में, जैसे कॉटन बेल्ट है बठिंडा में, वहां पे कैंसर लोगों को बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा ये छिड़काव किए और पानी ग्राउंड वाटर का पी लिया, तो फिर कैंसर कुंसर हो गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉल्यूशन थ्रू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल एंड कंट्रोल अनडिजायरेबल पेस्ट्स। तो जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट पेस्ट्स बट सम बेनिफिशियल organisms like nitrogen fixing bacteria या जो एल्गी है and earthworms are also adversely affected। तो जो beneficial organisms हैं जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो भी खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो पेस्टिसाइड्स इन सॉइल आर कैरिड इनटू वाटर एंड रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन। तो वो पानी के साथ मिक्स होके जो है ग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। द पेस्टिसाइड्स ऑल्सो पोल्यूट द एयर, वो एयर को भी पोल्यूट करते हैं। द हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स in agriculture cause pollution and exposes human population to toxic or harmful chemicals। तो जब आप
स्प्रे कर रहे होते हैं इसकी, तो इसके कुछ जो वाटर वेपर होते हैं वो हवा में भी मिक्स हो जाते हैं। Exposure cannot can be can be direct, like when a person is spraying the pesticide on the farmland, or indirect through the intake of food which contains the toxic residues। तो सिंपल वर्ड्स में डायरेक्टली जब हम स्प्रे कर रहे हैं ऐसे भी हमारे मुंह में जा सकते हैं, ठीक है। जितना मर्जी कपड़ा कुपड़ा बांध लो मुंह पे तब भी कुछ ना कुछ तो चल ही जाता है। और दूसरा इनडायरेक्टली ये है कि इतने ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो जो खाना बनेगा उसमें भी तो कहीं ना कहीं उनका कंटेंट रह जाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पेस्टिसाइड्स कंज्यूम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है पोल्यूशन थ्रू फॉल्टी इरिगेशन। जो फॉल्टी इरिगेशन है इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है वो आ जाता है। कैसे? द सरफेस वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट्स। जो भी सरफेस वाटर हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी कई हार्मफुल जो है मेटल्स और पोल्यूटेड जो है वो है। फॉल्टी इरिगेशन और इरिगेशन थ्रू पोल्यूटेड वाटर आल्सो रिजल्ट्स इन सॉल्ट डिपॉजिट्स इन द सॉइल। तो इसमें क्या होता है, अगर हम फॉल्टी इरिगेशन कर रहे हैं या फिर जो पोल्यूटेड वाटर है उससे इरिगेशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा नालियों के पानी कोई फसलों में लगा देते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी तो फिर खराब ही बनेगी ना, ठीक है। द सॉल्ट्स इन द वाटर मे ऑल्सो चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। तो अगर हम सॉल्टी वाटर यूज करते हैं या पोल्यूटेड वाटर यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी, जैसे आपने देखा है, जैसे जितने भी शहर हैं इनके सीवरेजेस हैं वो दूर जाके शहर से बाहर निकलते हैं और जो वो नदियों नालों में मिक्स हो जाते हैं और वही पानी फिर इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो इससे भी तो काम खराब ही हो रहा है ना। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें, ग्रीन रेवोल्यूशन इज ग्रेजुअली थ्रेटनिंग द एनवायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ग्रीन रेवोल्यूशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा रहा है मगर हमें नुकसान बहुत ज्यादा कर रहा है, और जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म की नुकसान है। द फार्मर्स एंड the government should take adequate protective measures to control environmental degradation। तो फार्मर्स को और जो गवर्नमेंट है उसको कोलेक्टिवली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये कम हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।